हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको कंपोजिशन वाला पार्ट समझा चुके हैं। अब हम आपको स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, उन्हें हम समझाने वाले हैं। और ये जो वीडियो लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स इस एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे टेम्परेचर शिफ्ट क्यों होते हैं, कहीं पे बढ़ते हैं कहीं पे डिक्रीज होते हैं, पॉज एरिया जो रहता है वहां पे कांस्टेंट क्यों रहता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके मन में सवाल हैं, बिलीव मी, आई प्रॉमिस यू कि वो सारे टॉपिक्स, आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बड़े अच्छी तरह से समझेंगे। तो एक बार थोड़ा सा अगर ये समझे कि हाँ, चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, कंपोजिशन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अब हम पूरी लेयर्स को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विथ वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। अब देखो, एटमॉस्फेयर में दो चीजें हैं। ठीक है, सिस्टमैटिकली समझते चलो। एटमॉस्फेयर में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। क्या कि ये जैसे सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में आपको डेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, डेंसिटी क्या रहेगी, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और क्या कि डस्ट पार्टिकल्स हो गया, डस्ट पार्टिकल के बाद में वाटर वेपर्स की बात कर लो, गैसेस की बात कर लो, तो वो सारी डेंसिटी सरफेस के पास ज्यादा रहेगी और जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होते चली जाएगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में जैसे आप देखोगे, एटमॉस्फेयर में डेंसिटी और डेंसिटी के साथ साथ टेम्परेचर, दो कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब डेंसिटी डिपेंड करती है जो तीन हमने पिछले फैक्टर पढ़ के आए थे, गैसेस हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो आपने एक चीज तो सीख ली थी कि एज वी गो अप, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे बाकी सारी चीजें नीचे आते चली जाएगी। तो डेंसिटी नीचे ज्यादा रहेगी, ऊपर जाओगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होते चली जाएगी। ठीक है, वो कहानी रहती है। अब टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? ठीक है, कि डेंसिटी जो डेंस मटेरियल रहेगा, जैसे डस्ट पार्टिकल से बात करते हैं हम, तो डस्ट पार्टिकल क्या है? वो हैवी है तो वो नीचे ही रहेंगे। वाटर वेपर है तो वाटर वेपर भी एक हाइट तक ही ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद कंडेंस हो जाएंगी। गैसेस जो है, तो पिछले वीडियो में बताया था क्या कि ऑक्सीजन वगैरह है तो 120 किलोमीटर एट मैक्स, उसके बाद में क्या है? नहीं रहेगी। तो ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जैसे ऊपर के एटमॉस्फेयर में भी हम कहां चले जाएं? मीजोस्फेयर में, अपर मीजोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर में। तो यहां क्या है? यहां आपको दूसरे सारे कंपोनेंट्स मिलना बंद हो जाएंगे। अब जब सारे कंपोनेंट्स मिलना बंद हो जाएंगे तो वहां डेंसिटी क्या हो गई? कम। मतलब यहां भीड़भाड़, ट्रैफिक ज्यादा है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे डस्ट पार्टिकल्स भी है, वाटर वेपर्स भी, गैसेस भी है। ऊपर चले जाओगे तो क्या होते चला जाएगा कि ये सारे पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। यहां तक कहानी समझ में आ गई? क्लियर हो गई? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब सवाल आपके मन में आया होगा, सर टेम्परेचर की क्या कहानी है? क्योंकि हमने ऊपर देखा ना, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स विथ वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो डेंसिटी का तो पैटर्न समझ में आ गया, जैसे जैसे ऊपर जाओगे डेंसिटी कम होते चली जाएगी। टेम्परेचर का क्या खेल है? जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा। अभी तक तो इतना सीखा है हमने, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी तक तो इतना सीखा है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये सरफेस है, सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होते चले जाएगा। अब जरा इसको एटमॉस्फेयर पे अप्लाई करके देखो। चलो एटमॉस्फेयर पे अप्लाई करते देखो। ये एक लेयर हुआ ट्रोपोस्फेयर का। तो ट्रोपोस्फेयर में तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होते जाएगा, जितना सीखा उतना सही है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, यही तो सवाल है बच्चों के मन में। सबसे बड़ा डाउट जो रहता है स्ट्रक्चर जब समझते हैं हम एटमॉस्फेयर का, तो यही रहता है कि सर ये टेम्परेचर डांस क्यों करता है? देखो, मैंने आपसे कहा था ना पिछले वीडियो में कि ये जो आपका फिगर है, ठीक, 8.1, इस फिगर को आपको क्या मतलब, यहां पे इस फिगर को ड्राइवर लेके चलना है अपना। जो ये टॉपिक समझोगे ना, इस टॉपिक को समझने के लिए एनसीईआरटी बुक का आपका ये जो फिगर, ये आपका ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि आप देखो, दो एक्सिस दिए हैं। इधर दिया गया हाइट का, एल्टीट्यूड का, सरफेस ऊपर ऊपर जाओगे, और इधर जो एक्सिस दिया है वो एक्सिस दिया है टेम्परेचर का। ठीक, अब आप गौर करना इस पे, यहां 0 लिखा है, मतलब ये टेम्परेचर 0 है। ठीक है, आप यहां 0 डिग्री पे खड़े हो। चलो, आप 0 डिग्री पे खड़े हो। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होते जा जाएगा? टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो ये टेम्परेचर कम हो रहा है, माइनस कितने तक आ गया? -60 तक आ गया। ट्रोपोस्फेयर में -60 है। अब ट्रोपोस्फेयर के एक समय के बाद में जो ट्रोपोपॉज रहता है, सारी चीजें समझाऊंगा, पेशेंस रखना थोड़ा बस, ठीक है। और बहुत अच्छे से जो खास करके कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ बहुत सारी निंजा टेक्निक भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है, तो एक समय पे जो पॉज रहता है ना, वहां पे कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर। क्यों होता है ये भी समझेंगे। अगली चीज क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर ये टेम्परेचर बढ़ा वापस।
अब आप बोलोगे बड़ा कहां सर, वो तो 0 पे आके फिर रुक गया, 0 डिग्री यहां लिखा था ना, 0 पे आके फिर रुक गया। लेकिन आप ऐसे समझो ना, -60 से वो क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, मतलब बड़ा ही है टेम्परेचर एक सेंस में, ठीक है। -60 से 0 हुआ है मतलब बड़ा है ना टेम्परेचर, तभी तो 0 पहुंचा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? फिर आप मीजोस्फीयर में जाओगे ना, तो मीजोस्फीयर में फिर टेम्परेचर घटना चालू होता है, तो कभी इधर चला मैं कभी उधर चला। इस तरह से यहां पे आप क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर का पैटर्न कांस्टेंट नहीं है जैसा डेंसिटी का है, ठीक है। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर डेंसिटी एंड टेम्परेचर, एंड देयर इज वेरिएशन इन डेंसिटी इन टेम्परेचर एज वी गो अप। पैटर्न डेंसिटी का सिंपल है, क्या सिंपल पैटर्न है कि एज यू गो अप, ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, ऊपर डेंसिटी कम होते चली जाएगी। टेम्परेचर में लेकिन केस अलग है, एक बार ऊपर जाओगे घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो ये क्यों होता है, ये सारा सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और सारी लेयर्स जो है वो लेयर्स समझा देंगे। अब देखो, अगर एक जैसा कांस्टेंट बना रहता ना टेम्परेचर, तो हम लेयर्स बनाते ही नहीं। टेम्परेचर बदल रहा है इसीलिए तो लेयर्स बन रही है, आया ना समझ में? तो आप एक बात की गठान यहां पे बांध लो, एक बात की नोट लगा लो, क्या कि हां, टेम्परेचर जैसे जैसे बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, उस तरह से लेयर्स बदल रही है। तो हमने लेयर्स क्यों बनाई है, स्ट्रक्चर क्यों बनाया है ऐसा, क्योंकि हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उन चेंजेस के हिसाब से, स्पेसिफिकली टेम्परेचर के चेंजेस के हिसाब से आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक। चलो, तो देखो दी ट्रोपोस्फियर। अब आपको एक चीज क्या करना है, ध्यान रखना है, सुनो, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करे जरा फटाफट अपने पेन पेंसिल उठा लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आपने अर्थ जब पढ़ा था, ठीक है, आपने 11th क्लास की जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप लोग भी सुनो, जब आपने अर्थ वाला स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था तो आपने क्या देखा था, लेयर्स थी, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर था ना जैसा एटमॉस्फेयर का देखने को मिल रहा है, क्रस्ट है, ठीक है, लिथोस्फेयर, क्रस्ट, और फिर उस तरह से मेंटल नीचे जा रहे हैं, कोर वगैरह सब कुछ, एक पूरा स्ट्रक्चर देखा था आपने। तो उस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था, कोई मुझे लाल गुलाब ला दो, ऐसा कुछ एक आपको ट्रिक बताई थी ना निमोनिक्स, तो उसमें कोनार्ड, ठीक है, मोहो, लेहमेन, तो सारी डिसकंटिन्यूटीज पढ़ी थी आपने। उसी तरह से क्या है कि जब आप एटमॉस्फेयर की बात करते हो तो आपको सारी लेयर्स, मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके नीचे जैसे आयनोस्फेयर आ जाएगा, एक्सोस्फेयर, ये सारी लेयर्स ध्यान होना चाहिए। और जो ट्रांजिशन जोन रहता है तो ये तो आसान है कि इसमें पॉज 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 याद करना है बस, जो नीचे वाला है ट्रोपो के ऊपर ट्रोपोपॉज, ठीक है, स्ट्रेटो के ऊपर स्ट्रेटोपॉज, तो पॉज 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 लगाते चले जाना है। जैसे हमने वहां पे देखे कोनार्ड, ठीक है, मोहो, लेहमेन, डिसकंटिन्यूटीज देखी थी ना सारी। ये जो दो टॉपिक है ना, ये मेरा जितना एक्सपीरियंस उतना बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जब आप अगर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं ये टॉपिक घूम फिर के आएंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो अर्थ का स्ट्रक्चर, उसकी डिसकंटिन्यूटीज, उसकी क्वालिटीज, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, उसकी डिसकंटिन्यूटीज, उसकी क्वालिटीज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है कॉम्पिटिटिव्स में, तो इनकी तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी है, इसे मतलब हल्के में मत लेना, इसके ऊपर सोचना, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना जितना आपको कंटेंट मिल सकता है, और ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ट्रोपोस्फेयर समझाता हूं मैं आपको। देखो, ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो दी ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। वेल एंड गुड, पता है तो कि हाँ, सबसे नीचे जैसे सरफेस है, सरफेस का सबसे पहला जो स्फीयर आता है उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स रफली टू हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर दी पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट इक्वेटर। मतलब क्या कहा जा रहा है, जैसे कि ये ऐसे समझो कि हाँ नहीं, ऐसे ही समझो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या कि ये पोल्स हो गए आपके, ठीक है, ये दो पोल्स हो गए, इसको ऐसा खड़ा कर लोगे तो वो अर्थ बन जाएगा ना हमारा, ये सा अर्थ है, मतलब ये मान लो, ठीक है। तो एक पोल ये है, एक पोल ये है, तो हम इसको आधा काट दे रहे हैं इस तरह से, तो ये सरफेस हमने उठा के क्या कर दिया, ऐसा घुमा दिया है, ठीक। तो ये पोल्स है दोनों। अब ये दोनों पोल्स है, ये क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि ट्रोपोस्फेयर क्या होने वाला है, ये सरफेस है पूरा। अब सरफेस के ऊपर ही क्या रहेगा, सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है ट्रोपोस्फेयर। तो यहां पे सिंपल ये कहा जा रहा है कि पोल्स पे आपको 8 किलोमीटर ऊपर तक ये क्या देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा। ट्रोपोस्फेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पोल्स पे 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर रहेगा। और यही ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, यही ट्रोपोस्फेयर, यही एयर मासेस जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो एयर मासेस रहती है, वो इक्वेटर पे कितना देखने को मिलेगी, 18 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक चढ़ जाएगी सारी एयर मासेस, या फिर ट्रोपोस्फेयर का जोन ऐसा रहेगा कुछ। आया समझ में? अब आपके मन में सवाल, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि यहाँ इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर 18 किलोमीटर तक का है और पोल्स पे जो ट्रोपोस्फेयर वो 8 किलोमीटर तक का ही है। तो हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अब सिंपल से कहानी वही है,
चलो मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं। देखो, एक तो आपने मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये गेस कर लिया होगा कि हाँ यहाँ पे 18 किलोमीटर इसलिए क्योंकि इक्वेटर पे क्या रहता है, कन्वेक्शनल करंट सीधे ऊपर उठ रही है और इक्वेटर पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा आती है, तो कन्वेक्शनल करंट ज्यादा उठेगी, तो यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ज्यादा होगा। ठीक है, उसके अलावा भी एक कारण है ग्रेविटी का, शायद ही कहीं पढ़ा होगा लेकिन समझाते हैं अच्छे से समझना। हाँ, ये क्या है, हमारा अर्थ है। अब मैंने अर्थ जब ड्रॉ किया तो आपको क्या यूनिक चीज दिखी, जियोइड शेप है, एकदम एग्जैक्ट सर्कल नहीं है ना, पोल्स पे से फ्लैटेंड है, संतरे की तरह है, पोल्स पे से क्या है, फ्लैटेंड है, पोल्स पे से फ्लैटेंड है अर्थ। ठीक, अब ये है ग्रेविटी। ठीक है, समझना अच्छे से कहानी को। अब क्या हो रहा है कि ये एरिया पास में है, ठीक है, ये एरिया ग्रेविटी जो है मतलब सेंटर से देखोगे तो पोल्स जो है पास में है, डिस्टेंस भी क्या होता है, ये कम होता है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होता है। इक्वेटर मतलब सेंटर से इक्वेटर का और सेंटर से पोल के जो दो डिस्टेंस निकालोगे ना, तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ग्रेविटी, मान लो ग्रेविटी कोई इंसान है, ठीक है, आप यहां खड़े हो, मैं यहां खड़ा हूं, तो ग्रेविटी पहले किसको खींचेगा या खींचेगी, जो भी जेंडर बनाना चाहो, तो ग्रेविटी पहले आपको खींच लेगी, आप पास में हो। ठीक है, आपके ऊपर स्ट्रांगली एक्ट कर रही होगी ग्रेविटी, मेरे ऊपर ग्रेविटी एक्ट तो मेरे ऊपर भी करेगी लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं करेगी। मानते हो इस चीज को? ठीक है, चलो ग्रेविटी को हटाओ अभी। अब यहां अगर हम समझेंगे तो यहां क्या हो रहा है कि पोल्स पे ग्रेविटी तेज काम करेगी, बोलो हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोल पास में है। इधर आप देखोगे इक्वेटर पे डिस्टेंस रिलेटिवली ज्यादा है, तो इक्वेटर पे ग्रेविटी उतनी तेज काम नहीं करेगी, करेगी तो सही लेकिन उतना तेज काम नहीं करेगी, उतना मतलब कह सकते हैं कि ग्रेविटी का जो इंपैक्ट है इक्वेटर पे वो लेस रहने वाला है। फाइन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हमने आपको क्या बताया, ये पॉइंट समझ में आ गया ना ग्रेविटी वाला। अभी हमने क्या बताया कि जो ट्रोपोस्फियर रहने वाला है हमारा, ठीक है, ये जैसे हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया, ये पोल्स हैं, ठीक, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। अब ट्रोपोस्फियर की जो बात करी हमने तो क्या लाइन पड़ी थी, 8 किलोमीटर। फाइन, 8 किलोमीटर जो है वो कहां रहते हैं, पोल पे रहते हैं ट्रोपोस्फियर जो एक्सटेंड होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर जो एयर मासेस रहती, गैस रहती, डस्ट पार्टिकल, सब कुछ इसमें ही आने वाला है, वो 8 किलोमीटर रहता है। और यहां पे इक्वेटर पे कितना रहता है, 18 किलोमीटर रहता है। कारण क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन क्या लिखी, सिंपल सी सीधी थी कि इक्वेटर पे क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल एयर मासेस ज्यादा उठेगी, वो दिखती बात है। ये क्या है, सूरज जैसे यहां पे जो रहेगा, तो सूरज की जो एयर मासेस है, मतलब सोलर इंसुलेशन है, वो कहां ज्यादा काम कर रही होगी, सोलर इंसुलेशन जो है वो डायरेक्ट कहां पे काम कर रही होगी, सोलर इंसुलेशन डायरेक्ट काम कर रही होगी इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे आप जैसे देखोगे ना, तो इक्वेटर पे जो ये एटमॉस्फेयर बनाते हैं हम, तो एटमॉस्फेयर पे भी इक्वेटर पे क्या रहेगी कि कन्वेक्शनल करंट ज्यादा उठेंगे, ये कंपोजिशन वाले में भी बताया था। ठीक है, तो एक कारण तो ये हो गया कन्वेक्शनल करंट का डायरेक्ट, और दूसरा ग्रेविटी भी काम करती है कि पोल्स पे ग्रेविटी क्या करती है, एयर मासेस को ज्यादा ऊपर नहीं जाने देती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी स्ट्रांग है और यहां ग्रेविटी स्ट्रांग नहीं है, इस कारण से इन्हें यहां पे क्या मिल जाता है, एक लीनिएज मिल जाता है कि भाग लो ऊपर फटाफट, ग्रेविटी नहीं पकड़ पा रही है। तो एयर मासेस जो है कहां पे, इक्वेटर पे जो रहेगी ज्यादा रहेगी, 18 किलोमीटर का। तो ऑन एन एवरेज हम क्या कह लेते हैं कि 13 किलोमीटर जो है वो क्या है, 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड कौन करता है, ट्रोपोस्फियर करता है। आइए ना कहानी समझ में। तो देखो ये अच्छी बात है, मतलब आपको थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे लॉजिक लगाने वाली बात है, बस लॉजिक लगा लिया सही तो कंसेप्ट सही बनेंगे। ठीक है, सिर्फ लाइन पढ़ के आगे दौड़ जाने में मजा नहीं है, मजा इसी में है। ठीक, तो ट्रोपोस्फियर इज लोअर मोस्ट लेयर के साथ साथ में उसका जो एक्सटेंट है, तो एक्सटेंट भी समझ में आया, एवरेज 13 किलोमीटर मान के चल रहे हैं, और उस एवरेज में भी क्या होता है कि उसकी हाइट जो रहती है पोल्स पे 8 किलोमीटर तक रहती है ट्रोपोस्फियर की, और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक रहती है। क्यों रहती है ये जानना जरूरी था, जान लिया। ठीक है, अब क्या होता है, दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर्स, गैसेस भी रहती है लेकिन गैसेस जो है दूसरे लेयर्स में भी चले जाएगी, इसके लिए स्पेसिफिकली इसमें नहीं लिखा। तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो कहां रहते हैं, अधिकतर ट्रोपोस्फियर में ही घूम रहे होते हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स और ये सब कुछ कहां पे देखने को मिलेगा, आपको ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलेगा। ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। क्या कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वेदर में, क्लाइमेट में, सारा सब कुछ कहां होता है, इसी लेयर के अंदर। क्यों होता है, देखो एक अप्रोच होती है पढ़ने की, ठीक है, एक अप्रोच होती है वाई अप्रोच। वाई अप्रोच क्या होती है पता है, कि आपने ये लाइन पढ़ ली, याद कर ली, चलो आगे बढ़े। वाई अप्रोच क्या कहती है कि लाइन पढ़ो और फिर वाई लगाओ आगे। ऐसा यहीं पे क्यों होता है, अब जब वाई अप्रोच के साथ हम पढ़ते हैं ना, तो हम कभी भूलते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमने फिर रटा नहीं है, वो हमने समझा है, उस चीज को हमने जी लिया है। ठीक है, तो वाई अप्रोच के साथ हमेशा पढ़ा करो, और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको वाई अप्रोच के साथ पढ़ाऊं। जब वाई अप्रोच के साथ पढ़ोगे ना, तो चीजें रटना नहीं पड़ेगी, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक,
ऑल चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन दिस लेयर। तो सारे जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो इसी रीजन में होते हैं, मतलब इसी स्फीयर में होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। देखो यहां पे जो नंबर लिखे ना, थोड़े नंबर में कंफ्यूज मत होना है। 10 किलोमीटर लिखा है, उसको 13 करना चाहो तो 13 कर लेना, एवरेज 13 है, ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे ऊपर हम देखते हैं कि ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है। और यहीं पर क्यों है, वहां यहां भी लगाओ, ठीक है, यहीं पर इसलिए क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हैवी रहते हैं, तो वो तो लोअर जोन में ही रहने वाले हैं। वाटर वेपर भी खूब से खूब कहां तक जाएंगे, वाटर वेपर भी खूब से खूब जाएंगे तो ट्रोपोस्फीयर के अपर मोस्ट पार्ट तक जाएंगे। 13 किलोमीटर बहुत होता है, और इक्वेटर पे तो 18 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से ये पार्टिकल्स हैं ये। अब वेदर और क्लाइमेट को कौन इन्फ्लुएंस करता है, वेदर और क्लाइमेट को यही तो इन्फ्लुएंस करते हैं जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, एयर मासेस है, एयर मासेस के कारण जो वाटर वेपर्स है, तो उसी से क्लाउड फॉर्मेशन, पानी गिरना, ठीक है, वाटर वेपर्स का क्या कहना, ऊपर जाना, इवापोरेट होना, कंडेंस होना, ये सारा फिनोमिना जो है क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह सब कहां चल रहा होता है, ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही चल रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि जो पूरे एलिमेंट्स है वेदर और क्लाइमेट के, वो इसी के अंदर रहते हैं। जैसे अब जो कह सकते हैं हम क्या कि हीट रेडिएट होकर भी वापस जा रही, टेरेस्ट्रियल जो हीट्स आ रही है, टेरेस्ट्रियल हीट जो आ रही है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हीट भी क्या होती है, तो वो जो क्लाउड्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, गैसेस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के बारे में बताया था, तो वो भी सब क्या रहती है, इस जोन में रहती है। तो यहीं पे वो अर्थ को गर्म भी कर रही है, ठंडा भी कर रही है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हैं ये, तो वो जो हमने क्या देखा था कि एरोसोल्स के ऊपर जो कंडेंसेशन हो रहा है वो भी यहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि सारे वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड फेनोमेना जो है वो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, ठीक है। तो द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ द हाइट। ये पॉइंट जो है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं आपको लिथोस्फीयर के साथ कनेक्ट इसलिए करवाते चल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। आपने लिथोस्फीयर में भी ये पढ़ा था ना कि अर्थ के अंदर जैसे आप जाओगे तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, मैं इसलिए आपको अब दे रहा हूं कि आप थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालो, ठीक है। हमने एक फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि हाँ, इतने किलोमीटर पे इतना टेम्परेचर नीचे क्या होना, नीचे टेम्परेचर बढ़ना है, ऊपर घटता है लेकिन नीचे बढ़ेगा, ठीक है, अर्थ के अंदर। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहां पे ध्यान रखना क्या कि टेम्परेचर डिक्रीज किस रेट से होता है, तो ये रेट ध्यान रख लेना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होता है विथ एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस कम होते चले जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है, मतलब जैसे 300 मीटर ऊपर चले गए, ठीक है, 300 मीटर ऊपर चले जाओगे तो 2 डिग्री सेल्सियस लगभग कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रेट जो है, ये रेट लिथोस्फीयर में भी होता है, लिथोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है। वो रेट क्या है ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में पढ़ा था, और ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक। चलो एटमॉस्फेयर पे वापस आते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई है ना, अभी आएंगे भी तो बहुत कुछ बचा उसमें, ठीक। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये वर्ड भी आ गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। अब देखो, हवा यहाँ, पानी यहाँ, सारा सब कुछ यहीं पे हो रहा है, सारी कह सकते हैं वेदर क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमेना भी यहीं हो रहे हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जितनी भी है कि हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ, तो सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ट्रोपोस्फीयर में ही है, इसके बाहर नहीं जाएंगे हम। इसके बाहर जब जाते हैं, इसके बाहर एक बार जाते हैं, पता है, अब बोलोगे हम तो गए नहीं कभी। इसके बाहर कब जाते हैं, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं ना, वो एरोप्लेन क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर उड़ रहे होते हैं। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर उड़ने के पीछे भी कारण है, एरोप्लेन ट्रोपोस्फीयर के ऊपर क्यों उड़ाओगे, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर बड़ा हलचल वाला एरिया है। मतलब आप जब कह रहे हैं कि सारे वेदर क्लाइमेट के फिनोमेना यहां हो रहे हैं, तो यहां पे क्या है, बहुत भसड़ मची हुई है एक तरह से, सारी एयर मासेस उड़ रही है, इधर उधर जा रही है। तो एरोप्लेन भी अगर इनके बीच में चला जाएगा तो उसको चिपला कर देंगे। तो टेक ऑफ करके कहां जाता है, वो चले जाता है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में, और लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा एरोप्लेन उड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना। और क्यों जाता है, क्योंकि ट्रोपोस्फीयर अनस्टेबल होता है। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर थोड़ा स्ट्रेटोस्फीयर में जाके लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में स्टेबिलिटी मिल जाती है उसको, ठीक है। चलो यहां तक आया ना समझ में कहानी, क्लियर। तो मतलब ऐसे नहीं कि हम पैराशूट पहन के चले जाएंगे, लेकिन हम कैसे जाते हैं उसमें, तो क्योंकि ऊपर टेम्परेचर क्या देख रहे हो आप, टेम्परेचर जो हाइट होती है ना -60 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, जो ट्रोपोपॉज होता है, जहां पे ट्रोपोस्फीयर खत्म हो रहा होता है। अभी पॉज की पूरी कहानी अच्छे से समझाऊंगा, इतनी चीजें समझ में आई, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, अब एक लेयर बदल रही है, और लेयर क्यों बदल रहे हो आप, स्ट्रक्चर क्यों बदल रहे हो, क्योंकि अब पैटर्न बदलेगा। अब टेम्परेचर क्या होता है, अब टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी तक आप क्या देख रहे थे, विद द हाइट, विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर इज डिक्लाइनिंग। अब लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, विद द हाइट, विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां डिक्रीज हो रहा था, यहां इंक्रीज होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इस कारण से हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया, अब हमारा अब स्फीयर बदल गया है। अब बीच में जो पॉज जोन आते हैं, ये डायग्राम बोल रहा हूं गाइड है, इसको लेके चलना हमेशा। अब आप पॉज जोन देखो, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो ट्रांजिशन वाला एरिया रहेगा, ठीक है, ये जो बीच में ट्रांजिशन वाला एरिया रहेगा उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है।
अब ये जो डायग्राम देखोगे ना तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, यहां पे ये जो टेम्परेचर वाला कह सकते हैं, ये जो टेम्परेचर वाली लाइन है ना, ये टेम्परेचर वाली लाइन, तो टेम्परेचर वाली लाइन को देखो ट्रोपोपॉज वाले एरिया में कांस्टेंट दिखा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं रहा है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहां ये टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है सवाल, ठीक है, यही सवाल होगा ना आपके मन में। चलो समझते देखो, तो दी जोन सेपरेटिंग डिफरेंट स्फीयर्स फ्रॉम ईच अदर आर पॉज जोन। ठीक है, तो मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए कि पॉज जोन क्या है, कि जरा थंबो रुको। ठीक है, क्या कि जो जोन क्या करता है, दो अलग अलग स्फीयर्स को सेपरेट करता है, तो वो वाला जोन क्या कहलाता है, पॉज, ट्रोपोपॉज हो गया जैसे, तो ये ट्रोपोपॉज यहां पे कहलाएगा, ट्रोपोपॉज जोन हो गया। ठीक है, अब ये ट्रोपोपॉज जो है ना, तो यहां देखो पॉज का पीछे कारण, जो पॉज शब्द लगाना पीछे, उसके पीछे का कारण क्या है, दी जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज क्यों कहा जा रहा है, दी एयर टेम्परेचर एट दी ट्रोपोपॉज इज about minus 80 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर एंड अबाउट minus 45 डिग्री सेल्सियस ओवर द पोल्स। तो इक्वेटर पे 80 डिग्री है और पोल पे 45 है। क्यों है, आप खुद आपके मन में 2 मिनट के लिए सवाल दिया मैंने, सोचो नहीं तो मैं भी जवाब बताता हूं। तो यहां पे कांस्टेंट हो गया 60 डिग्री 80 डिग्री जो है, तो ये कांस्टेंट हो गया। जैसे अब यहां पे नॉर्मली जो बहुत सारे सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, 60 डिग्री सेल्सियस के बाद में टेम्परेचर रुक जाता है, फिर और ज्यादा टेम्परेचर डिप नहीं होता है, क्योंकि स्फीयर चेंज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेटर पे कितना रहेगा, इक्वेटर पे जैसे आप देखोगे तो 80 डिग्री तक रहेगा। नॉर्मली 60 डिग्री है, एवरेज हम बात कर रहे हैं, एवरेज क्या रहने वाला है, 60 डिग्री रहेगा टेम्परेचर। कहां पे, ट्रोपोपॉज पे। अब इक्वेटर पे 80 डिग्री हो जाता है और पोल पे 45 ही रहता है। सवाल, डिफरेंस क्यों, तो डिफरेंस इसलिए है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है, क्या हमने भी समझाया था कि ट्रोपोस्फेयर जो है ना, ट्रोपोस्फेयर पोल्स पे कितना रहता है, बस 8 किलोमीटर तक ही रहता है। तो 8 किलोमीटर में टेम्परेचर कितना ही गिरेगा, 45 डिग्री तक ही गिरेगा, लेकिन यहां 18 किलोमीटर तक रहता है, तो यहां टेम्परेचर कितना गिर जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा ना, यहां 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इस कारण से क्या है, मतलब 18 किलोमीटर है तो 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, तो इस कारण से आपको 8 किलोमीटर पे 45 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो ना, कनेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हमने पॉज जोन की कहानी पढ़ ली कि हाँ अलग अलग, अब वही कहानी फिर आगे भी है इसमें, मतलब आपको ऐसा उधर आपने जो कोनार्ड, मोहोल, लेहमेन वो याद कई तरह से याद नहीं करना है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में क्या आ जाएगा, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, वैसे आप देखोगे मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में आ जाएगा मीजोपॉज। तो जो नीचे वाली लेयर है उसका आगे वाला प्रीफिक्स और पीछे पॉज लगा दो, स्फीयर हटा के। सिंपल, याद करने का सिंपल तरीका। ठीक है, ये हो गया। तो अब ट्रोपोस्फेयर समझ में आया। ट्रोपोस्फेयर में आपको पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है इक्वेटर पे बड़ा होता है, पोल्स पे छोटा होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज यहां हो रही है। ठीक है, सारी वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड फिनोमिना यहां पे हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो होता है डेंस रहता है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली बात ध्यान रहेगी ना, तो ये सबसे ज्यादा डेंस रहता है। फिर आगे बढ़े, पॉज जोन समझ में आ गया कि किस तरह से आप जब एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में जाते हो तो बीच में क्या आता है, पॉज जोन आता है। ठीक, अभी सवाल जो रह गया हमारा क्या, कि सर ये कांस्टेंट क्यों है यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट क्यों, ऐसे गिरना चाहिए था ना यहीं से, कांस्टेंट क्यों हो जाता है। देखो अब समझो एक चीज को, क्या हो रहा है कि यहां पे मान लो कि ये है व्हाइट एरिया, ठीक है, ये है व्हाइट और ये है ब्लैक एरिया। ठीक है, ये है ब्लैक एरिया। अब ये व्हाइट और ब्लैक, एकदम व्हाइट और ब्लैक जेब्रा के ऊपर ही देखने को मिलेंगे आपको ऐसे, क्या इधर व्हाइट इधर ब्लैक है। बाकी अगर दोनों को मिलाओगे ना तो क्या होगा, एक ग्रे एरिया कहलाता है ना, एक चीज ग्रे एरिया, जो मतलब ना पूरा व्हाइट है ना पूरा ब्लैक है। तो वही समझ लो कि ये होता है ग्रे एरिया, मतलब स्फीयर चेंज हो रहा है, स्फीयर चेंज हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर चेंज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर आ रहा है। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि ट्रोपोस्फीयर बस ये लाइन खींच दी कि इसके इधर ट्रोपोस्फीयर नहीं कहलाओगे, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, कि हमने इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान की बॉर्डर बना दी, ऐसा नहीं है ना। क्या होता है कि ये फिनोमिना है एक तरह का। तो ट्रोपोस्फीयर के बाद में जो ट्रोपोस्फीयर के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि हाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फीयर के क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ट्रांजिशन जोन हो जाता है। तो ट्रांजिशन जोन में क्या हो रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर अपना टेम्परेचर गिरा रहा है और ट्रोपोस्फीयर क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है और ट्रोपोस्फीयर अपना टेम्परेचर गिरा रहा है। समझ में आया। तो ये टेम्परेचर को गिरा रहा है और ये टेम्परेचर को बढ़ा रहा है ऊपर वाली लेयर, तो दोनों के बीच में क्या हो रही है, टसल हो रही है, और एक तरह से ये ट्रांजिशन जोन है। तो जो ट्रांजिशन जोन रहता है वहां पे रिलेटिवली स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, और एरोप्लेन इसीलिए हो जाते हैं यहाँ पे, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो खैर ट्रोपोपॉज से भी ऊपर थोड़ा एरोप्लेन उड़ते हैं, जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहां पे एरोप्लेन उड़ते हैं हमारे। आया ना समझ में। तो स्टेबिलिटी के पीछे कारण क्या, स्टेबिलिटी के पीछे कारण आप ये लिखना, अगर कोई आपसे पूछता भी है तो स्टेबिलिटी के पीछे कारण ये रहता है कि
जो पॉज रीजन रहता है, जैसे ट्रोपोपॉज हो गया, स्ट्रेटोपॉज हो गया, मीजोपॉज हो गया, वो एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन होने के कारण क्या है कि वहां पे टेम्परेचर जो है, तो आप देखोगे कि दोनों तरह के टेम्परेचर मतलब दोनों तरह के टेम्परेचर प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे कि एक स्फीयर में टेम्परेचर अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे में बढ़ रहा है, तो वो 2 प्लस 2 माइनस में क्या हो जाएगा, 0। आया समझ में? तो उस तरह से यहां पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है और बहुत भयंकर डाउट रहता है। ये यहां तक कहानी हमारी कवर हो गई है। ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया है, ट्रोपोपॉज पढ़ लिया, तो ये पॉज वाले प्रिंसिपल तो हर जगह सेम रहने वाले हैं। ठीक, अब आते हैं हम किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अभी एक ही जोन हुआ है हमारा, लेकिन अब बहुत सारे कंसेप्ट्स आप सीख गए हो। स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं, तो द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। अब क्या हो रहा है, तो जैसे हम एवरेज 13 किलोमीटर लेके चल रहे थे हमारा, ठीक है, तो एवरेज 13 किलोमीटर के बाद में 13 से 50 किलोमीटर तक का जो जोन है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, अब डेंसिटी देखो, डेंसिटी कहां थी, ट्रोपोस्फेयर में ज्यादा थी। स्ट्रेटोस्फेयर में डेंसिटी क्या है, यहां पे डेंस पार्टिकल बहुत ज्यादा थे, यहां भीड़ भाड़ थी, ट्रैफिक था। ऊपर जैसे जाते जाओगे तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो गई। स्ट्रेटोस्फेयर में डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेटोस्फेयर में डेंसिटी कम हो गई, तो द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। One important feature of stratosphere is that it contains ozone layer। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो क्या देखने को मिलता है, वो है कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर मतलब क्या है, O3 बताया था पिछले वीडियो में। ओजोन लेयर मतलब O3 देखने को मिलती है। ओजोन लेयर का क्या फायदा है, तो दिस लेयर अब्सॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड शील्ड्स लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम इंटेंस हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये ऊपर से जो धधकती हुई क्या आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है ना, तो उन अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर की तरह रोकता है ओजोन लेयर, और उससे क्या होता है, उससे जो हार्मफुल रेज है उनको अर्थ पे नहीं आने देता है, ताकि हमारी ट्रोपोस्फेयर बची रहे, हम बचे रहें। ठीक है, तो अर्थ हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करके बैठा है, बढ़िया। अब देखो, अब ये तो आपको लेयर समझ में आ गई कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है, तो ट्रोपोपॉज के ऊपर जो 50 किलोमीटर तक लेयर पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर हार्मफुल रेज से बचाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि डेंसिटी कम हो गई यहां। ठीक है, यहां डेंसिटी कम हो गई है, डेंसिटी कम हो गई है। और अगली चीज ये भी समझो कि यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ऐसा नहीं कि 2000 डिग्री सेल्सियस हो गया, बढ़ रहा है मतलब आप जैसे देखोगे अगर -60 डिग्री ट्रोपोपॉज के ऊपर था, इक्वेटर पे जो -80 डिग्री सेल्सियस था, तो वो -80 से क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल की तरफ होते जाता है, जैसे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर जहां खत्म हो रहा होगा ना, जहां स्ट्रेटोपॉज लग जाएगा, स्ट्रेटोपॉज पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 0 डिग्री हो जाता है। तो क्या हुआ कुल मिला के कि माइनस से आप प्लस में चलेगा तो टेम्परेचर बढ़ा ही है आपका। अब यहां टेम्परेचर बढ़ा क्यों सर? ठीक, ये तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या पहले सिखाया है सर आपने कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा। अब यहां क्यों बढ़ गया? ठीक है, तो यहां बढ़ने के पीछे कारण है बाबू। देखो क्या है, ये जो सनरेज आ रही है, इस सनरेज को कौन रोक रहा है, ओजोन। ठीक है, अभी जो ओजोन रोक रही है ना, तो यहां केमिकल रिएक्शन होता है। वो सनरेज जो आती है तो ये O3 मतलब जैसे O2 जो रहता है तो O2 को तोड़ती है। ठीक है, फिर दो O2 को तोड़ के क्या बन गया, OO बन गया। फिर वो मतलब ये केमिकल रिएक्शन पूरा, इसमें ना भी घुसो तो भी चल जाएगा। अब इतना समझ लो बस कि यहां पे रिएक्शन हो रहा है, यहां पे सोलर इंसुलेशन जो आ रही है, तो वो सोलर इंसुलेशन क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है एक तरह से, सोलर इंसुलेशन एब्जॉर्ब हो रही है ओजोन के अंदर। तो जब एब्जॉर्ब हो रही है तो यहां जितने भी गैसेस हैं, देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर देखने को मिलेगी, लेकिन गैसेस तो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में भी एक्सटेंड करती है। तो गैसेस जो स्ट्रेटोस्फेयर में है और ऊपर से क्या आ रही है, सोलर इंसुलेशन, तो वो गैसेस क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर ले रही है। अब वो गैसेस गर्म हो गई, इसका मतलब क्या है कि यहां इस स्फीयर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। आया ना समझ में? तो यहां पॉज का कारण समझाया मैंने कि क्यों कांस्टेंट रहता है और बढ़ता क्यों है स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर, क्योंकि जो ओजोन लेयर है, जो सोलर इंसुलेशन आ रही है, जो एब्जॉर्ब हो रही है, उससे टेम्परेचर बढ़ा है। यहां समझ में आया, ये टेम्परेचर आपका बढ़ गया। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आगे क्या है, अब देखो स्ट्रेटोस्फीयर क्लियर हुआ, अब आते हैं मीजोस्फीयर पे। कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो ना? देखो कहानी कनेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कहानी कनेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आप रखते बैठोगे, अगर वो क्यों अप्रोच नहीं रखोगे, वाई अप्रोच नहीं रखोगे, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर हो गया हमारा, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, हमारे एरोप्लेन भी उड़ रहे हैं बढ़िया लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। ऐसा नहीं है मतलब नीचे नीचे उड़ाते हैं, ज्यादा ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन नहीं जाते, जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते जाओगे
ठीक है, ये जोन जो है थोड़ा सा गर्म होता है, मतलब गर्म क्या होगा, वो नॉर्मल डिग्री पे आ जाता है वापस, ठीक है, गर्म होते जाता है, गर्म होते जाता है और फिर 0 डिग्री आ जाता है, और फिर जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होगा हमारा, तो वो रीजन क्या कहलाएगा, स्ट्रेटोपॉज। रुक जाओ, ठीक है, स्ट्रेटोपॉज। अब क्यों स्ट्रेटोपॉज आ गया, क्योंकि यहां से आप देखोगे तो यहां पे इसके ऊपर जो स्फीयर है ना, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, वहां पे फिर आपको एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलेगा, वहां टेम्परेचर फिर डिक्रीज होना चालू होता है, वहां टेम्परेचर फिर डिक्रीज होना चालू होता है, मीजोस्फीयर चालू होता है। अब मीजोस्फीयर में टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होता है ये जानना जरूरी है, ये एनसीईआरटी नहीं बताती है, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो समझो जरा मीजोस्फीयर क्या है। द मीजोस्फीयर लाइज अबाउट द स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो पॉज रहेगा, तो वही कंसेप्ट क्या है, नीचे वाला जोन, नीचे वाला स्फीयर, प्रीफिक्स क्या लगाओ, वही पकड़ के पीछे पॉज लगा दो, तो स्ट्रेटोपॉज आ जाएगा, स्ट्रेटोपॉज के ऊपर मीजोस्फीयर आ जाएगा, तो ये पूरा मीजोस्फीयर है। अगर आप उसको देखोगे किलोमीटर्स में, तो 50 से 80 किलोमीटर का ये जो एरिया रहता है, 50 से 80 किलोमीटर का ये जो एरिया रहता है, ये मीजोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो इन दिस लेयर वंस अगेन टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यहां पे टेम्परेचर फिर गिरना चालू होता है। सवाल, ठीक है, वाई अप्रोच, क्यों गिरता है बताऊंगा, ठीक है। विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट दी हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अब देखो यहां पे 2-3 फैक्ट्स बता रहा हूं, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। क्या फैक्ट्स बता रहा हूं कि जैसे आप देखोगे स्ट्रेटोपॉज में फिर कांस्टेंट है टेम्परेचर, क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि ये ट्रांजिशन जोन आ गया, ठीक है। तो स्ट्रेटोपॉज में जो टेम्परेचर बढ़ रहा था, मीजोस्फीयर में जो गिर रहा था, तो वो जो स्ट्रेटोपॉज वाला एरिया रहेगा, तो वहां पे टेम्परेचर आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर क्या है, फिर प्योर मीजोस्फीयर अपनी कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाएगा। मीजोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मीजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज होते चले जाता है, और कहां तक डिक्रीज होगा, 80 किलोमीटर तक। तो हम कह सकते हैं 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक क्या है, मीजोस्फीयर है। इस मीजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। क्यों हो रहा है, अब समझो। डेंसिटी वाली कहानी फिर से, यहां बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ट्रैफिक है, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, डेंसिटी कम हो गई है, ऊपर डेंसिटी और कम हो जाएगी, ठीक है, ऊपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो गई है, फाइन। तो अब क्या हो रहा है कि यहां पे एयर मासेस के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, एयर मासेस के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो यहां पे अब एयर मासेस के नाम पे कुछ है ही नहीं। अगर जैसे देखा जाए स्ट्रेटोस्फेयर में तो क्या था कि जो जैसे वो थी, क्या नाम उसका, कौन थी, ओजोन, ठीक है, ओजोन लेयर जो थी, तो ओजोन लेयर ने क्या करके रखा था, रोक के रखा था, एक तरह से वहां पे अब्जॉर्प्शन हो रहा था सोलर इंसुलेशन का, इसके लिए गर्म हो रही थी चीजें। लेकिन यहाँ पे तो कोई अब्जॉर्ब करने वाला नहीं है, डेंसिटी भी यहाँ बहुत कम है, स्ट्रेटोस्फेयर की अपेक्षा में तो डेंसिटी यहां कम है ना, तो इसके कारण क्या होगा कि यहां एयर मासेस चार्ज अप ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है, यहां पे सोलर इंसुलेशन को होल्ड करने वाला ही नहीं कोई होगा। तो उसके चलते क्या है कि यहां टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और भयंकर डिक्रीज होगा। भयंकर डिक्रीज कितना होगा, तो यहां पे जैसे बताया गया, विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड रीचेस अप टू -100 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप देखोगे ट्रोपोस्फियर में एवरेज कितना जाएगा, -60 जाएगा, एटमेक्स इक्वेटर पे -80 जाएगा, लेकिन मीजोस्फीयर में तो -100 डिग्री तक चले जाएगा। तो सबसे ज्यादा ठंडा स्फीयर कौन सा होता है, तो वो ट्रोपोस्फीयर नहीं होता है, सबसे ज्यादा ठंडा स्फीयर मीजोस्फीयर होता है। कारण यहां डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, एब्जॉर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, तो सोलर इंसुलेशन को कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यहां गर्मी बिल्कुल नहीं होगी, ठंडा रहेगा, आइस एज, ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस हो गया यहां पे, फाइन। द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फीयर इज नोन एज मीजोपॉज, पता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब जैसे मीजोस्फीयर जहां खत्म होगा, तो मीजोस्फीयर की अपर लिमिट जो है उसके ऊपर दूसरा जोन चालू होगा, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को कुछ लोग आयनोस्फीयर भी कह लेते हैं, जबकि थर्मोस्फीयर का एक पार्ट होता है आयनोस्फीयर, अभी समझाते हैं सारी चीजें। तो ये क्या आ जाएगा अब आपका, मतलब मीजोपॉज आया, मीजोपॉज के बाद में थर्मोस्फीयर। कैरेक्टरिस्टिक वही रहेगी, एक समय तक कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो थर्मोस्फीयर में क्या होता है, थर्मोस्फीयर में देखो, थर्मोस्फीयर, थर्मो मतलब क्या है कि यहां टेम्परेचर बढ़ेगा भैया, ठीक है, यहां टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो जब यहां टेम्परेचर बढ़ने वाला है तो गर्मी है, ठीक है, तो वो मतलब रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलेगा, इधर +2 हो रहा है टेम्परेचर, तो मीजोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, -2 करेगा, तो +2 -2 थोड़े समय तक तो लड़ाई करेंगे आपस में, तो कांस्टेंट रहेगा। तो मीजोपॉज पे आपको क्या देखने को मिला, कांस्टेंट देखने को मिला टेम्परेचर। कांस्टेंट के बाद में फिर क्या होगा, टेम्परेचर अब बढ़ता चले जाएगा, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर आपका बढ़ता चले जाएगा। अब थर्मोस्फीयर पढ़ते हैं, चलो समझ में आई ना कहानी, आता है कहानी समझ में आई तो मुस्कुराना और कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब हम आते हैं किस पे, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में थर्मोस्फीयर वाले पार्ट पे। तो थर्मोस्फीयर कंस्टिट्यूट्स अ लेयर ऑफ स्फीयर कॉल्ड आयनोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर आपके अब इसमें डायग्राम में नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूं आपको, ठीक है, कि थर्मोस्फीयर ये जो पूरा है ना 80 डिग्री से 400 किलोमीटर तक, ये पूरा क्या है, ये जैसे आप देखोगे थर्मोस्फीयर है। तो थर्मोस्फीयर के अंदर एक लेयर रहती है जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है, आयन, ठीक है, आयन शब्द आया। अब ये थोड़ा जिसने क्या बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरे को तो ये नहीं पता, फिजिक्स में आते हैं आयंस की केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, आयंस रहते हैं, ठीक है,
अलग अलग आयंस 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 क्या होते हैं? चार्ज अप पार्टिकल्स जो रहते हैं। अब चार्ज अप पार्टिकल्स यहां कहां से आए थे सर? यहां कौन चार्जर लगाने गया था? तो चार्ज अप पार्टिकल यहां कहां से आए देखो समझो। अब एयर मासेस के अंदर डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स वो तो बेचारे नीचे रह गए, ठीक है। एयर मासेस में भी जैसे क्या है, गैसेस जो थी तो गैसेस भी खूब से खूब कहां आएंगी? आपने देखा ऑक्सीजन एटमैक्स कहां जाएगी? ऑक्सीजन 120 तक जाएगी, 120 किलोमीटर तक। उसके बाद में क्या है कि ऊपर एकदम खाली है सब कुछ। अब यहां जब खाली है ना तो यहां पे एटम्स होते हैं, ठीक है। जब ये अर्थ वर्थ बना होगा तो एटम्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो एटम्स क्या है, घूम रहे हैं, मतलब जैसे आवारा रहते हैं ना उस तरह से घूम रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, एटम्स तो घूमते रहेंगे। अब ये एटम जब घूम रहे हैं ना तो ऊपर से जो सोलर इंसुलेशन जो आ रही है, सोलर इंसुलेशन किसी को नहीं छोड़ती, सबको चार्ज अप कर देती है। सोलर इंसुलेशन जो है ना, तो सोलर इंसुलेशन नहीं होती, सोचो कितनी सारी एक्टिविटी सारी सोलर इंसुलेशन के साथ जुड़ी है। अब वो सोलर इंसुलेशन के कारण क्या होता है, ये जो सारे के सारे एटम्स हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है क्या हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो आयंस कहलाएंगे, आयनोस्फेयर, ठीक है, ये चार्ज है आयनोस्फेयर। अब यहां टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा, उसके पीछे कारण ये देखो, टेम्परेचर बढ़ने का पीछे कारण क्या है कि ये जो एटम्स ये चार्ज हो गए, ठीक है। अब जब चार्ज है इनके पास में, इनके पास एनर्जी, इनके पास में क्या है, टेम्परेचर है, तो इस कारण से थर्मोस्फेयर में फिर क्या होता चला जाता है, टेम्परेचर बढ़ते चले जाता है। ये भी समझ में आ गया ना, जिगजैग पैटर्न का पूरा मैंने बता दिया कि क्यों कहीं पे बढ़ रहा है, क्यों कहीं पे घट रहा है टेम्परेचर। तो थर्मोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल जो रहते हैं, इस कारण से क्या होता है, टेम्परेचर फिर बढ़ना चालू होगा, ठीक। अब ये आयनोस्फेयर जो है ना, तो थर्मोस्फेयर का एक जो नीचे वाला लोअर थर्मोस्फेयर रहता है उसमें आयनोस्फेयर रहता है। तो द आयनोस्फेयर इज लोकेटेड बिटवीन 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फेयर, 80 एंड 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर के ऊपर जैसे आप देखो, मतलब मेसोपॉज के ऊपर जैसे आप देखोगे तो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में थर्मोस्फेयर वाला जो रीजन है उसमें ही आयनोस्फेयर रहती है। अभी जो आयनोस्फेयर रहती है ना, तो आयनोस्फेयर में क्या रहता है, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स known as ions and hence it is known as ionosphere। और आयनोस्फेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई, तो सन से आई, सन की एनर्जी उससे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गए, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब देखो क्या है, रेडियो वेव्स सुनते ना हम, रेड एफएम और कौन कौन सा सुनते हो आप लोग, तो वो सारा सब कुछ जैसे जो स्पेक्ट्रम वगैरह भी बिकते हैं ना, ठीक है, जो सिग्नल जाते हैं वो सिग्नल के लिए आयनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, हम ह्यूमन बींग्स ने नेचर के अंदर जितना पोटेंशियल था सब देख लिया। देखो अब क्या है कि अगर मान लो कि आपको यहां से यहां सिग्नल पहुंचाना था, ठीक है, यहां से यहां सिग्नल पहुंचाना था, तो अब बीच में क्या है, मुन्ना मुन्नी है यहाँ पे और बड़ी समस्याएं, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, तो वो सिग्नल पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है, वो सिग्नल पहुंच नहीं पाएंगे। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोई और रास्ता ढूंढते हैं, चलो, तो कोई और रास्ता ढूंढने के लिए हमने क्या किया, कोई और रास्ता ढूंढने के लिए जैसे अब क्या है, आपको पत्थर ऐसे फेंकना है, तो अब सीधे फेंको, पत्थर टकरा जाएगा ना, किसी और को मार दोगे। अब आपको पत्थर क्या दूसरे छत पे पहुंचाना, तो आप क्या करते हो, ऐसे ऊपर फेंकते हो, फिर वो क्या करता है, ऐसे ऊपर एक पूरा मतलब ऐसे प्रोजेक्टाइल लेता है और फिर नीचे गिर जाता है, ठीक। वही चीज यहां पे होती है, क्या कि वो सिग्नल को कहां पहुंचाया जाता है, आयनोस्फेयर में मार देते हैं सिग्नल यहां से, आयनोस्फेयर में गया सिग्नल। अब आयनोस्फेयर में क्या होता है, आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, तो वो यहां ट्रैवल भी कर जाता है, ठीक है, ट्रैवल भी कर जाता है, या फिर जो दूसरा रिसीविंग एंड रहता है ना, वो सिग्नल को रिसीव भी कर लेता है। तो इस तरह से आयनोस्फेयर जो है ना, आयनोस्फेयर पार्सल का काम कर देता है, ठीक है, आयनोस्फेयर पार्सल का काम कर देता है। और आपने बोला होगा कि चलो सर ये तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमने जैसे देखा क्या कि सैटेलाइट, ठीक है, ऐसे सैटेलाइट भी लटक रहे होते हैं कहीं कहीं, या पर मतलब आयनोस्फेयर से ऊपर आपको क्या, थर्मोस्फेयर से ऊपर आपको आउटर स्पेस में, एक्सोस्फेयर में इस तरह के सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे। तो सैटेलाइट्स क्यों पहुंचाए जाते हैं, तो जब बैंडविड्थ ज्यादा होती है, जब आपको ऑडियो वीडियो सारी चीजें पहुंचाना रहती है, तो तब आप फिर सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हो। बाकी रेडियो में क्या है, रेडियो में आरजे बोलेंगे, हम सुन लेंगे, तो उस तरह से काम चल जाता है आयनोस्फेयर से, ठीक है। मोबाइल वगैरह के सिग्नल जो है तो आयनोस्फेयर से काम चला लेते हैं, तो बैंड बिकते हैं ना, वो 2G 3G 5G 4G वो स्पेक्ट्रम बिकते हैं ना, वो आयनोस्फेयर के लिए बिकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द रोल ऑफ आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर समझ में आया, आयनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। आयनोस्फेयर भी हो गया हमारा, थर्मोस्फेयर भी हो गया। अब थर्मोस्फेयर का पार्ट है, थर्मोस्फेयर में थर्मोस्फेयर इसलिए लगा है क्योंकि यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लियर, इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसके बाद में आगे क्या है, लास्ट एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर बाहर निकाल दो, ठीक है। तो अब क्या है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, और जो लास्ट का आउटर मोस्ट स्फेयर है वो होता है एक्सोस्फेयर। द टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ हाइट। अब यहां पे ट्रेंड वही रहता है, यहां पे फिर मतलब ऐसा फिर पैटर्न चेंज नहीं होता, यहां टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, हाइट के साथ में यहां टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता ही जाएगा एक्सोस्फेयर में। अब टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना है, आउटर स्पेस में पहुंच गए ना आप, ठीक है। तो टेम्परेचर हियर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ हाइट। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबाउट द थर्मोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल नोन अबाउट इट, ठीक है, हाईएस्ट लेयर बट वेरी लिटिल नोन अबाउट इट। क्यों,
क्योंकि यहां पे जैसे आप जैसे देखोगे ना तो लिटिल नोन एरिया क्यों है, क्योंकि एक तो आउटर मोस्ट क्लियर होगी, उसके बाद दूसरी चीज यहां पे इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ नहीं है। क्लियर। अगली चीज अगर जैसे देखोगे तो अब टेम्परेचर बढ़ भी रहा है ना, तो आग बबूला हो जाओगे ऊपर, तो क्योंकि टेम्परेचर फिर 1000 डिग्री सेल्सियस में भी हो जाएगा, जाके दिखाना दम हो तो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एटमॉस्फेयर में फिर उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ भी नहीं है। वॉट एवर कंटेंट्स आर देयर, दीज आर एक्सट्रीमली रेरिफाइड इन दिस लेयर एंड इज ग्रेजुअली मर्जेस विद द आउटर स्पेस। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है पता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे अगर आप देखोगे तो ये एग्जोस्फेयर किस में मिल जाता है, आउटर स्पेस में मिल जाता है, फिर हमारे रॉकेट ही जाते हैं सीधे वहां, ठीक है। ये हो गया एरिया। ऑल्दो ऑल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर मस्ट बी एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन अस, और दिखती बात है कि सारी लेयर्स जो है ना, सारी लेयर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करती है चीजों को, ठीक है, क्योंकि हर लेयर में डेंसिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है, और इन्फ्लुएंस करने का एक सबसे अच्छा क्लासिकल एग्जांपल बताऊं मैं, आप तो यहां खड़े हो जाते हो रात में, ठीक है, और यहां दूर आपको तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है, वो तारा टिमटिमाता नहीं है, वो तारा तो स्टेशनरी होता है स्टार, लेकिन क्या होता है कि जब उसकी लाइट जो है, उसकी लाइट क्या होती है, एक्सोस्फेयर से थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर से मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ऐसे अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करते हुए आती है ना, तो वो क्या होती है, लाइट की क्या क्वालिटी होती है, वो रेजर लाइट को हम ऐसे इन्वो करते हैं ना, जैसे मीडियम चेंज होता है, डेंस से लाइट मीडियम पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वो रिफ्लेक्शन के कारण हमें टिमटिमाता हुआ दिखता है वो, लेकिन वो टिमटिमाता नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो स्फीयर चेंज कर रहा है। तो उसी तरह से आप सोलर इंसुलेशन का आना और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग स्फीयर में क्या आती होगी, अलग अलग लेयर्स में हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करती ही होगी, ठीक। लेकिन जियोग्राफर्स आर कंसर्न विद द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जियोग्राफर को 2 लेयर ज्यादा कंसर्न करती है, एक तो ओजोन जो हमें बचा के रख रही है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इतने जोन में हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, क्योंकि यहीं पे हमारे को एरोप्लेन उड़ाना है, हमें यहीं रहना है, हमारी बारिश यहीं हो रही है, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि ये जो 2 नीचे वाली लेयर्स हैं ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, या फिर बेनिफिशियल तो देखो सभी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये जो ज्यादा हमारे लिए यूजफुल हो जाती है कि हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा समझते हैं, ठीक है। अब आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए हैं ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा है, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को भी एक बहुत सारा मिर्च मसाला मिल गया, कंसेप्ट्स मिल गए। मिर्च मसाला तो देखो क्या है, कम नहीं होता कभी भी, ठीक है, आप अपने हिसाब से ऐड करते जाना, लेकिन कंसेप्ट जो थे वो हमने आपको दे दिए हैं। अब आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। डेंसिटी टेम्परेचर का खेल था पूरा, डेंसिटी और टेम्परेचर के खेल से आपको चीजें समझ में आ गई होगी, क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, पोल, इक्वेटर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो सारी कहानी बता दी है। अब देखो इस चैप्टर को भी हम यहाँ पे पूर्णाहुति देते हैं। पूर्णाहुति देने से पहले एक छोटा सा लास्ट में जो टॉपिक है क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट में एनसीईआरटी क्या लिखती है, द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच influence human life on earth are temperature, pressure, winds, humidity, clouds and precipitation। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतनी लाइन लिखी और आगे क्या लिख दिया है कि ये टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन, इन पे एक एक चैप्टर पढ़ा देंगे तुम्हें, ठीक है। तो देखो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आपने कंपोजिशन देखा, कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ा, तो हाँ एयर मासेस में मतलब जैसे गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके अलावा भी क्या क्या है कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो, और दूसरे जो एलिमेंट है वो टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे अगर आप देखोगे दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। सब्जेक्ट टू चेंज मतलब क्या है, कहीं बढ़ रहा है, पोल्स पे टेम्परेचर कम है, इक्वेटर पे ज्यादा है, तो ये पूरा क्या है, इस पे एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेशर पे, विंड्स पे, ह्यूमिडिटी पे, क्लाउड्स पे, प्रेसिपिटेशन पे, और खूब है पढ़ने को, कुल मिला के इतनी सी बात है, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ हम क्या पढ़ेंगे, आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, दिखाऊंगा फिर, रुको एक बार इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूँ आपको, चलो ठीक है, एक बार स्नैप रिकैप हो जाए फटाफट। ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट स्फीयर होता है, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उन दोनों के बीच में जो जोन होता है वो ट्रोपोपॉज कहलाता है। ट्रोपोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर विल डिक्रीज, ठीक है। और ये ट्रोपोस्फेयर में भी क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर की अगर आप जैसे देखोगे विड्थ कहां है, तो पोल्स पे 8 किलोमीटर तक की होती है और इक्वेटर पे हो जाती है 18, नॉर्मली 13 किलोमीटर का हम एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है, 13 किलोमीटर का एवरेज लेके चलते हैं। ऊपर हो गए, अब एरोप्लेन उड़ रहे होंगे कहां पे, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, ये चीज ध्यान रखना, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, और यहां गर्मी होती है। गर्मी क्यों होती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है ना अल्ट्रावायलेट रेस को, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। उसके बाद में फिर मीजोस्फेयर में बहुत भयंकर ठंड हो जाती है, कारण क्योंकि है डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है तो मीजोस्फेयर में क्या होता चला जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता चले जाता है, ठीक है। मीजोस्फेयर के बाद में फिर जो पॉज आता है, तो मीजोपॉज, पॉज की तो कहानी सीधी सी है कि नीचे वाले स्फीयर में प्रीफिक्स के साथ पॉज जोड़ दो, ठीक है। फिर क्या है, थर्मोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर इज वेरी यूजफुल फॉर रेडियो वेव्स वगैरह के लिए, और थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर के ऊपर आउटर स्पेस बाय, ठीक है, उधर उसके ऊपर एलियंस। तो ये पूरी कहानी थी जो हमने आपको समझाई। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर यहां पे हुआ कंप्लीट, फाइन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब कुछ
सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है और मजेदार बात है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ठीक है, तो ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन एंजॉय। ठीक है, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।